डेट है आज 27 मई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वांचुवा फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। दो बात मेनली जाननी है, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और कौन मनाता है। असम में सेलिब्रेट किया जाता है। असम की करबी ओंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मेजर ट्राइब पाई जाती है, तीवा ट्राइब। ये जाति है भाई साहब, जाति के लोग हैं ये, उनकी कास्ट का नाम है तीवा। अनुसूचित जनजाति में आते हैं जूल ट्राइब में, आदिवासी लोग। तीवा ट्राइब सेलिब्रेट करती है वांचुवा फेस्टिवल को, करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, असम की है जो। और एक बात याद रखनी है कि सिर्फ असम में ही नहीं पाई जाती है और इस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पाई जाती है तीवा ट्राइब, मेनली यहीं पे पाई जाती है, लेकिन और भी स्टेट में पाई जाती है। जानेंगे कहाँ कहाँ पे, पहले ये वांचुवा फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। असम में जैसे तीवा ट्राइब का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वांचुवा फेस्टिवल, और ये एवरी हार्वेस्ट पे मनाई जाती है। जब भी वहाँ तीवा ट्राइब के लोग अपनी फसल काटते हैं तो तब ये सेलिब्रेट करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, कुछ डांस करते हैं, इसमें कुछ रिचुअल्स हैं उनके, वो सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ अपने जो वो नेटिव अटायर हैं, अपने जो रीति रिवाज के कपड़े हैं वो पहनते हैं इस टाइम पे। उनके हाथ में बम्बू स्टिक होती है, मतलब बम्बू की बांस की लकड़ी होती है, और आपस में गोल गोल घूमते हैं भाई साहब अराउंड एक सर्कल के अराउंड, और वो राउस स्पाइडर को बीट करते हुए सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। तो ये नेचर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जब वो अपनी फसल हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी काट रहे होते हैं। ये है तीवा ट्राइब के लोग भाई साहब, ये देख सकते हो आप, ये इनका हाथ में बम्बू स्टिक है और ये अभी ढोलक वगैरह बजा के ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये गोल गोल घूम के उसमें टाइम पे वांचुआ फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं। ये तीवा कम्युनिटी है जो मेजरली एग्रीकल्चर परफॉर्म करती है, इनकी ट्रेडिशनल फॉर्म है जो एग्रीकल्चर की वो परफॉर्म करती है, ट्रेडिशनल फॉर्म। इसे तीवा ट्राइब को लालुंग नाम से भी जानते हैं, लालुंग भी बोलते हैं इसे। और ये असम में जूल ट्राइब में आती है, एसटी कैटेगरी में आती है। सिर्फ असम में नहीं पाई जाती है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी पाई जाते हैं तीवा ट्राइब के लोग। और देखो तीवा जो ट्राइब है ये मेनली झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है। देखो एग्रीकल्चर का ही एक प्रकार है, टाइप है, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होती है ये कल्टीवेशन, खेती। देखो कोई लोग हैं या ट्राइब है, यहाँ जैसे जंगल है, फॉरेस्ट एरिया, इसके एक एरिया से मान लो 4-5 एकड़ से यहाँ से पेड़ काट दिए और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ 4 से 5 साल खेती करेंगे, ये 4 से 5 साल ही क्यों करेंगे, क्योंकि 4 से 5 साल में यहाँ पे फिर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि जब मिट्टी की उर्वरकता यहाँ पे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तब ये यहाँ से चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे जाके फिर वहीं 4-5 एकड़ ज़मीन है जितनी भी, वहाँ पे पेड़ काटेंगे और फिर वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ जो ए एरिया था, बी एरिया पे ये चले गए, शिफ्ट हो गए, इसलिए बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। ये सर्वे जारी हुई थी, इसमें कई सारी रिपोर्ट दी जाती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। दो बात याद रखनी है कि कौन निकालता है इस सर्वे को और क्या इसमें है सर्वे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे को। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के रिगार्डिंग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में ज़रूर आते हैं। इसका डेटा आप यूज कर सकते हो, डेटा जब यूज करोगे तो आपके मार्क्स इनहेंस हो जाएंगे। देखो इस सर्वे ने, ये लास्ट हुई थी 2017 में, और फिर उसके बाद 2021 में ये सर्वे हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये डिपार्टमेंट इस सर्वे को परफॉर्म करता है। इस सर्वे में क्या देखा गया, इस सर्वे में देखा गया कि कोविड-19 के दौरान एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें कहा है कि 45% स्टूडेंट जॉयफुल है, फन है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन को इन्जॉय कर रहे हैं 45% स्टूडेंट, लेकिन 38% हैं वो डिफ़िकल्टी लर्निंग में, सीखने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें सीखना आसान नहीं लग रहा है जैसा उन्हें स्कूल में लगता था। 50% जो हैं उन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, जैसे स्कूल में थे ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन है उनके लिए। 78% ऐसे हैं बर्डनसम लग रहा है उन्हें ऑनलाइन पढ़ना। 24 ऐसे हैं उनके पास कोई डिजिटल इक्विपमेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, ना तो उनके पास मोबाइल है ना कंप्यूटर है पढ़ने के लिए। 80% ऐसे हैं उन्हें अपने स्कूल में जाके सीखना अच्छा लगता था, ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, यानी कि वो अपने पीर्स की भी हेल्प ले सकते थे। पीर्स मतलब अपने साथी जो स्कूल में उनके साथ पढ़ते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके से भी हेल्प लेके सीख सकते थे। 80% ऐसा मानते हैं कि स्कूल में बेटर तरीके से हम सीख सकते हैं।
70% इतने हैं कि उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है नई चीज़ सीखने में ऑनलाइन, क्लास में वो जल्दी से सीख जाते थे। तो ये कुछ डेटा है, यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन से प्रभाव पड़ा है कि स्कूल में वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते थे बजाय इसके कि ऑनलाइन। और कुछ बच्चों के पास 24% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तो ऑनलाइन गजेट ही अवेलेबल नहीं है, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह या फिर टैब वगैरह, जिनकी वजह से वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें। तो इसमें देखा गया है कई सारी कैटेगरीज में डेटा तैयार किया गया है इस सर्वे में। क्लास 3rd के लिए, 5th के लिए, 8th के लिए, 10th के लिए, ये 3 साल के पीरियड का डेटा तैयार किया गया है और देखा गया है इस सर्वे में। इसमें क्लास 3 और 5 है जो, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स का डेटा लिया है कि इनको क्या प्रभाव पड़ा है सीखने में। ये आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अलग अलग दिया गया है। क्लास 10 में जैसे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस है, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज का डेटा तैयार किया गया है। क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का डेटा लिया गया है कि इनको सीखने में कितना वक्त लगता है। और मेजर फाइंडिंग यही है जो ऊपर हमने टेबल में डिस्कस किया, ये मेजर फाइंडिंग वही है सारी। इसमें से ये आपको याद रखना है कि 500 आउट ऑफ 500 में जो स्कोर प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स को, वो लैंग्वेज में बेटर परफॉर्म किया है। बाकी के जैसे मैथमेटिक्स और साइंस है, इन्हें सीखने में ऑनलाइन इन्हें दिक्कत हुई है, इन्हें परेशानी हुई है। और इनमें भी एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला, इसमें यह है कि जो SC, ST और OBC के स्टूडेंट हैं उनकी जो कंडीशन है ख़राब है ऑनलाइन एजुकेशन में। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनने इनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इन क्लासेस में कोविड-19 के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है LGBTIQ+ वर्कर्स। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, ये एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया था, हमने भी डिस्कस की थी करंट अफेयर में, कि इस रिपोर्ट में बताया था कि मेल या फीमेल पे कोविड-19 के दौरान क्या प्रभाव पड़ा है, किसकी नौकरी ज़्यादा गई है। फीमेल की ज़्यादा गई थी, मेन की कम गई थी। आपने पढ़ा होगा 12 पॉइंट, ये हमने डिस्कस भी किया था, ये 12.5% वूमन की जॉब चली गई है कोविड-19 के दौरान और लगभग मेन की 7% जॉब गई है। और सबसे ज़्यादा गई है लो इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिकवरी हो रही है बहुत जल्दी से, ऐसा ILO ने इसकी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट में कहा। ILO तो आप जानते हो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। अच्छे से इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये देखो 1919 में बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेली से, ट्रीटी ऑफ वर्सेली साइन हुई थी, एक वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद। तो लीग ऑफ नेशन भी बना था, एक लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। लीग ऑफ नेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका मतलब मकसद ये था एम कि फ्यूचर में ऐसा जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है ऐसा कोई वार ना हो, युद्ध ना हो, और पीस और सिक्योरिटी लेके आनी है। लेकिन ये फेल होगी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर इसके बाद 1945 में इसको लीग ऑफ नेशन को हटा के ट्रीटी ऑफ वर्सेली के थ्रू जो बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन बना दिया। फिर इसको हटा दिया लीग ऑफ नेशन को, यूनाइटेड नेशन बनाया 1945 में। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइजेशन सी फर्स्ट और ओल्डेस्ट बना दी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO का भी टारगेट यही था कि पीस और सिक्योरिटी लेके आने पूरे वर्ल्ड में, कि आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ये क्या है LGBTIQ+। देखो ILO ने कहा है कि इन कैटेगरी को भी आप इस वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट में इनके लिए भी डेटा रिलीज किया जा चुका है कि इनके लिए भी जो डेटा है, जो कंट्रीज में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में। पहले तो जानो ये LGBTIQ है क्या। L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, I का मतलब इंटरसेक्स, Q का मतलब क्यूर, प्लस मतलब अदर्स। ये आप जानते हैं, सब लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। लेस्बियन मतलब ऐसी लड़की जो लड़की से ही प्रेम करती है और उसी से ही शादी करना चाहती हो, तो उसे बोलेंगे दोनों लड़की को लेस्बियन। गे मतलब ऐसा लड़का, बॉय, जो बॉय से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता हो, ऐसा गे, या शादी नहीं भी करना चाहता हो, प्रेम करता हो लड़के से। बाइसेक्सुअल मतलब जिसका दोनों में, लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट हो, उन सबको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर मतलब पैदा तो हुआ है लड़का लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करा दिया, लड़की बन गया, या लड़की पैदा हुआ हो उसने लड़का बन गया हो। ऐसा पॉसिबल है भाई साहब, साइंटिफिक इतना डेवलपमेंट कर चुकी है, वैज्ञानिक कर देते हैं ऐसा काम। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स का मतलब ऐसा है जब वो लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई या कोई भी बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है, यानी कि दोनों के गुण हैं उसमें और दोनों के गुण भी नहीं है, यानी कि उस पर क्वेश्चन है। ये क्वीर का मतलब क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्वेश्चनिंग या क्वीर। क्वीर का मतलब है कि
वो इन पहली कैटेगरी में से कोई सा भी नहीं है। अभी उसे यही नहीं पता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, यानी कि वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब नॉर्मल, जो लड़का लड़की से प्यार करता हो और लड़की लड़के से प्रेम करती हो, ऐसा नहीं है। और ना ही वो इन कैटेगरी में आता है, ये सिस जेंडर की कैटेगरी में। सिस जेंडर मतलब ये LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन कैटेगरी में भी नहीं आता है। यानी कि अभी क्वेश्चनिंग में अभी उसे यही नहीं पता है किस कैटेगरी में, तो उसे बोलेंगे क्वीर। तो अराउंड द वर्ल्ड जो LGBTIQ+ कम्युनिटी है, इन्हें हेरासमेंट, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हेरासमेंट मतलब सताना, वायलेंस मतलब हिंसा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इनके खिलाफ भेदभाव होता है भाई साहब, डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके, जेंडर आइडेंटिटी को लेके, जेंडर एक्सप्रेशन को लेके और सेक्स करेक्टरिस्टिक को लेके डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है इनको। इकोनॉमिक कॉस्ट को लेके भी, यानी कि इन्हें जॉब भी नहीं मिलती है, इन्हें कोई जॉब भी नहीं देता, हायर भी नहीं करते हैं कंपनीज। लेकिन ऐसा देखा गया एक सर्वे में कि LGBTQ अगर बिजनेस में परफॉर्म करती है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। जो नॉर्मल पर्सन होता है तो उससे काफ़ी अच्छा इनका बेटर परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस में। इनके लिए ये रिकमेंड किया गया है कि जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है और रिप्रेजेंटेटिव है इनके ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयर के यानी कि कर्मचारियों के, तो वो इनके सोशल प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लॉन्च करें, ताकि जो इनके खिलाफ सोसाइटी में भेदभाव होता है, जो बैरियर है, बाधाएं, उनको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। नेशनल पॉलिसी और लेबर लॉ को रिव्यू किया जाए, गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसी बनाए ताकि इनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। LGBT कम्युनिटी के साथ और एम्प्लॉयर या वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन करने के बाद LGBTIQ जो पर्सन हैं, इनके बैरियर्स हैं जो इनके सामने या परेशानियां आती हैं, उनको रिमूव करके इनके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाए सोशल प्रोटेक्शन के लिए। ILO ने ये ट्रेड यूनियन से भी कहा है कि इनकी हेल्प करें, इन वर्कर की, जो LGBTIQ+ वर्कर हैं, और इनके राइट्स के लिए, इनकी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, ताकि इन्हें राइट टू फ्रीडम हो, इन्हें राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए इनके लिए प्रोग्राम चलाएं और इनकी सहायता करें, हेल्प करें। नेक्स्ट टॉपिक है अभिलाषा बराक, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैप्टन है, कैप्टन अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक फर्स्ट वुमन बन गई है जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया और कॉम्बैट एविएटर की तरह, यानी कि ये समझ लो आर्मी के जो लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, उन्हें ये पूरी ट्रेनिंग परफॉर्म करने वाली, इन्होंने 6 मंथ की पूरी ट्रेनिंग कर ली है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा, ये होता है लड़ने वाला। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई वाला। जो आर्मी के लड़ने वाले लड़ाकू विमान होते हैं उसका 6 मंथ की पूरी ट्रेनिंग कर ली है और फर्स्ट वुमन बन गई ये अभिलाषा बराक। ये देख सकते हो, ये है अभिलाषा बराक। ये देखो 36 आर्मी पायलट थे जिन्होंने ये कंप्लीट किया ट्रेनिंग, उनमें से ये एक वुमन बनी है पहली, अभिलाषा बराक। और ये कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है आर्मी का नासिक में, और नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अभिलाषा बराक हरियाणा से हैं, हरियाणा स्टेट से आती हैं और इन्होंने 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प को ज्वाइन किया था, इनकी भर्ती हुई थी। आर्मी एविएशन कॉर्प है जो आर्मी की, आर्मी एविएशन कॉर्प को बनाया गया था। एविएशन का मतलब होता है, ये समझ लो, हवा में जब कोई चीज़ उड़ रही है, एविएशन है, जैसे जहाज, हेलीकॉप्टर, तो आर्मी एविएशन कॉर्प मतलब हवा में जो कॉर्प, सेना काम करे आर्मी की। देखो एयरफोर्स तो अलग है ही एक हमारी, लेकिन आर्मी के भी कुछ लड़ाकू विमान होते हैं जिन्हें चलाने के लिए एक सेना होती है, वो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। तो ये यंगेस्ट कॉर्प है क्योंकि ये बनाई गई थी नवंबर 1, 1986 में। तब से इसने नई नई यूनिट और हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए हैं इसमें, जैसे चीता नाम का हेलीकॉप्टर है, लाइट हेलीकॉप्टर है एक एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव नाम का, रुद्र है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 2021 में आर्मी एविएशन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इंडक्ट किए। पहले ये आर्टिलरी में हुआ करते थे, तोपखाना जो होते हैं उनमें हुआ करते थे, और इसमें आर्मी एविएशन कॉर्प में ये इंडक्ट किए 2021 में। तो इतने सारे इसमें हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, इतने टाइप के। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस चार्ज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है डिपार्टमेंट। इसने मीटिंग की है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक एसोसिएशन है रेस्टोरेंट के लिए, यानी कि रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट के बीच में। किसी ने मान लो होटल या रेस्टोरेंट खोल रखा है, अब होटल रेस्टोरेंट, देखो एक रेस्टोरेंट जाए गवर्नमेंट के पास अपनी समस्या लेके, तो गवर्नमेंट हो सकता है ना सुने, लेकिन हमारी कंट्री में जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी एक एसोसिएशन है, ये समझ लो।
अगर रेस्टोरेंट की कोई परेशानी है, रेस्टोरेंट को कोई परेशानी हो रही है, गवर्नमेंट के ने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो रेस्टोरेंट के खिलाफ है, उनसे परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सामने इनकी परेशानी रखेगी, यानी इन सब की परेशानी रखेगी। तो एक तरह से ये मेडिएटर का काम करता है, ये समझ लो एसोसिएशन। एक एनजीओ की तरह होते हैं इंटरनेशनल, जैसे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इस तरह से। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये मीटिंग की है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। ये इसमें ये कहा है कि ये जो सर्विस चार्ज हैं, मतलब 2 जून को मीटिंग होगी इनकी, ये सर्विस चार्ज जो लगाए जाते हैं कस्टमर पे, जो रेस्टोरेंट लगाते हैं होटल में, तो ये सर्विस चार्ज ना लगाएं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, और सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो सर्विस चार्ज होता क्या है? देखो, सर्विस चार्ज होता है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने गए, तो उसमें क्या करेंगे वो होटल वाले, बिल बना आपका, जैसे मान लो कोई आपने खाना खाया, बिल आपका बना 200 रुपये, और उस पर वो सर्विस चार्ज लगा देंगे 5 से 15% तक। और ये सर्विस चार्ज गवर्नमेंट ने कह रखा है ये मैंडेटरी नहीं है, लॉ के हिसाब से ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कंज्यूमर को देना, लेकिन वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे 200 पे 15% लगा दिया, तो 200 का 15% हो गया 30, यानी कि 230 रुपये उस पर वसूल लेंगे, और 230 पे भी, इस 230 पे भी जीएसटी लगा देंगे। जीएसटी भी लगेगा भाई साहब, जीएसटी तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये लगा देंगे, तो इतना चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन ये जो सर्विस चार्ज है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंज्यूमर है जिसने खाना खाया है, वो अपनी मर्जी से देना चाहे या नहीं देना चाहे, उसकी मर्जी है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। कस्टमर को नॉलेज होती नहीं है, और उससे ये पूछते नहीं है कि हम सर्विस चार्ज लगाएं या ना लगाएं, कस्टमर से कौन पूछता है भाई साहब। और बहुत से तो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं लोग, तो वो सर्विस चार्ज लगा देते हैं 5 से 15%, और फिर उस पर जीएसटी भी लगा देते हैं। तो ये जीएसटी तो मैंडेटरी है, देखो जीएसटी तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है, वो एज ए टिप की तरह देना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ना, खाना खाया किसी ने, अच्छी सर्विस दी वेटर ने, वो एज ए टिप दे दिए 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, एज ए ग्रेटिट्यूटी देते हैं। ग्रेटिट्यूटी का मतलब होता है, या ग्रेचुटी बोलते हैं बहुत से लोग, ग्रेचुटी का मतलब होता है एक तरह धन्यवाद प्रकट करना, आभार प्रकट करना कि आपने अच्छी सर्विस दी है, एज ए ग्रेचुटी या टिप की तरह मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन ये बहुत से जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो एज ए डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं और उनसे चार्ज ले लेते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बस इतना ये वर्ड आपको याद रखना है कि ना तो मैंडेटरी है, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है सर्विस चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में। ये परम पोरुल कंप्यूटर अभी बनाया है सुपर कंप्यूटर, एनआईटी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है तिरुचिरापल्ली में। इसने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के सेकंड फेज के दौरान इस सुपर कंप्यूटर को बनाया है। सुपर कंप्यूटर तो आप जानते हो, जैसे आपके घरों में नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, वैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की। जो सुपर कंप्यूटर आपके, मतलब जो कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो वो कैलकुलेट करता है, कंप्यूटिंग करता है डेटा को, उससे कई हज़ार, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा स्पीड में ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर। देखो, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर का काम क्या होता है? कैलकुलेट करना। जैसे मान लो आपको हज़ारों, लाखों, करोड़ों में जनसंख्या जमा, घटा, गुना, भाग करनी है, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, कैलकुलेटर बहुत ही कम समय में कर देता है। ऐसे ही कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा टाइम में, मतलब उससे भी कम टाइम में, ज़्यादा नहीं, कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेशन कम टाइम में परफॉर्म कर सकता है। मनुष्य को 10 जन्म भी लग जाए भाई साहब, 10 जन्म में भी ना कर पाए, सुपर कंप्यूटर उसी काम को 1 सेकंड में कर सकता है, कैलकुलेशन को, वही सुपर कंप्यूटर है। ये कई मामले में काम कर सकते हैं, हेल्थ में भी काम आ सकते हैं, हेल्थ से कोई डेटा पर, मतलब डेटा कैलकुलेट करना हो, या ये फोरकास्टिंग भी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है कि बारिश होगी नहीं होगी, क्लाउड कितना बनना, नहीं, ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ये बहुत सारे काम करते हैं। तो ये परम पोरुल नाम का हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने बनाया है ये, और इसने एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट, समझौता साइन किया था सीडेक के साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, 2020 में। इन दोनों ने मिलकर, एनआईटी तिरुचिरापल्ली और सीडेक ने मिलकर इसको बनाया है, और इसकी स्पीड कितनी है?
838 टेराफ्लॉप। भाई साहब सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? वो है जापान का। देखो भाई साहब ये है फुगाकू नाम का, फुगाकू। देखो एक लड़के ने ना कमेंट किया था, पता नहीं किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने, कि मैं भाई साहब कहता हूँ तो उन्हें इरिटेट होता है। पहले मैं जी बोलता था तो उन्हें किसी एक को इरिटेट होता था। यानी कि यार मैं कुछ भी हेल्पिंग वर्ब भी ना लगाऊं यार, ये बताओ, निकल जाता है। ये आदतें हैं, कुछ आप भी बोलते होंगे कुछ तो निकल जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बार बार ना बोलूँ और बिल्कुल इसे एलिमिनेट ही कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ। तो फुगाकू नाम का जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो सबसे फास्टेस्ट है। और ये किसका है? ये जापान का है। ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा तेज सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में जापान का फुगाकू नाम का है। और इसकी स्पीड कितनी है? 415 पॉइंट कुछ है, 415.5 कुछ है, लेकिन पेटाफ्लॉप है, पेटाफ्लॉप। और जो हमारा सुपर कंप्यूटर जो बनाया है ये, और कई सारे सुपर कंप्यूटर है, ये हमारे इंडिया का भी फास्टेस्ट बनाया 838 टेराफ्लॉप। ये टेराफ्लॉप है और वो है पेटाफ्लॉप। 1000 टेराफ्लॉप में होते हैं एक पेटाफ्लॉप। अब सोच लो 415,000 टेराफ्लॉप हैं ये 415 पेटाफ्लॉप में। और हमारे कंप्यूटर की स्पीड कितनी है सुपर कंप्यूटर की? 838, यानी कि इससे 415 गुना ज़्यादा ही लगभग फास्टेस्ट है जापान का सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फुगाकू, जो नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पे यूएस का समिट नाम का एक सुपर कंप्यूटर, समिट नाम का। तीसरे नंबर पे सीरा नाम का सुपर कंप्यूटर है, वो भी अमेरिका का है, यूएस का। चौथे नंबर पे है सनवे नाम का ही ये चाइना का है सुपर कंप्यूटर। और ये 5वें नंबर पे आता है चाइना का ही टियानवे 2। ये टियाने 2 करके है एक सुपर कंप्यूटर, टियाने 2, ये चाइना का। इसकी भी स्पीड है जो 63 पेटाफ्लॉप में है। ये भी 63 टाइम्स ज़्यादा, लगभग 63-64 गुना ज़्यादा सुपर कंप्यूटर फास्ट है चाइना का हमारे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से। इंडिया के सुपर कंप्यूटर से 63 गुना ज़्यादा फास्टेस्ट है चाइना का भी। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी हुई। जो ये सुपर कंप्यूटर में देखो, इसमें रिसर्च कर सकता है, ये डेटा कलेक्ट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है हेल्थ, एग्रीकल्चर, वेदर, फाइनेंशियल सर्विस के रिगार्डिंग, और रिसर्च को आगे स्ट्रेंथन करेगा। और ये आगे टेक्नोलॉजी को भी आगे प्रमोट करेगा। जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये किस किस मिनिस्ट्री का है ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो मिनिस्ट्रीज के अंतर है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों का ये मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके अंदर 15 सुपर कंप्यूटर अब तक बना चुके हैं हमारे इंडिया में, और इनकी कैपेसिटी लगभग 24 पेटाफ्लॉप है, सबकी मिला के 24 पेटाफ्लॉप। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रूड सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 के लिए एग्रीकल्चर में। देखो अभी तक यूपीएससी प्रीलिम में अगर आप 5 साल का डेटा उठा के देखोगे, 5 साल के डेटा में लगभग 3 से 4 बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑप्शन में ऐसा कोई भी साल नहीं गया 3-4 साल में जब वेजिटेबल ऑयल से क्वेश्चन ना पूछा हो। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल में सब आते हैं। सरसों का तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल जो आप घर में सब्जी बनाते हैं, या तिल का तेल हुआ, सेसमम का तेल, या मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट का तेल, या पाम ऑयल तेल हो गया, ताड़ का तेल। सनफ्लावर तो ऑयल, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का तेल जो सूरजमुखी के फूल से बनता है। सोयाबीन ऑयल हो गया, सोयाबीन बनता है, सोयाबीन की दाल भी खाते हो, बड़ी भी खाते हो, ये सब वही हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप ये याद रखें। हो सकता ना आए, लेकिन अगर 5 साल का डेटा आप उठा के देखो, पिछले 5 साल के प्रीलिम के क्वेश्चन अगर जिसने ये एनालाइज किए होंगे उसे पता होगा, तो लगभग पूछा ही पूछा है भाई साहब। तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए देखो जो पाम ऑयल है इसके लिए एक अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि इसके लिए एक पॉलिसी भी चलाई थी, प्रोग्राम चलाया था ऑयल के लिए, तो वो आप ज़रूर देखना, डेटा उसमें पूरा आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे हम देखो हमारे इंडिया में जितना कंजम्पशन होता है इतना हम हमारे इंडिया में प्रोडक्शन नहीं कर पाते। हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते होगा इंडियन गवर्नमेंट कुछ, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी अभी हटा दी है। लगभग 20 लाख टन
सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल फ्री कर दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी से, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी 2023-24 तक, इस पर हटा दी है। ये जो एडिबल ऑयल है इस पे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग 18.8% मार्च में और 17.3% अप्रैल में इतनी इन्फ्लेशन थी, और ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा बढ़ गई थी इस ऑयल पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन से ज़्यादा मंगाते हैं हम ऑयल, और रशिया यूक्रेन ऐसा है जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सनफ्लावर ऑयल के प्रोडक्शन करते हैं। यूक्रेन तो सबसे लार्जेस्ट करता है सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन, और सनफ्लावर तो आप जानते हो ना, ये है सनफ्लावर, सूरजमुखी का ये पौधा है, ये फूल है, इससे निकालते हैं तेल और ये बेचा जाता है। तो यूक्रेन सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में सनफ्लावर ऑयल। लेकिन अभी आपको पता है रसिया और यूक्रेन का चल रहा है वार, तो अब इंडिया रसिया से मंगा रहा है ज़्यादा, तो क्योंकि रसिया हमें भेज रहा है, और या हम अर्जेंटीना से, रसिया और अर्जेंटीना आप जानते हो, ये है रसिया और यूक्रेन, ये यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन है, और ये रसिया, और ये है अर्जेंटीना यहाँ पे ब्राज़ील के पास लगभग, ये अर्जेंटीना है यहाँ पे, साउथ अमेरिकन कंट्री। तो इनसे हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि इनसे हम तेल मंगाएं, और ये कितना इंपोर्ट ड्यूटी घटाया नहीं घटाया ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जितना ये वेजिटेशन ऑयल हैं या वेजिटेबल ऑयल हैं, जितना भी वनस्पति तेल है, वेजिटेशन ऑयल है, ये देखो हम अपने इंडिया में जितना उगाते हैं उतना हम कंजप्शन कर लेते हैं, और अपनी डिमांड का भी 60% से ज़्यादा, लगभग 70% हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लगभग 70% ऑयल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम 85% लगभग पाम ऑयल मंगाते हैं, ताड़ का तेल, ये आपको याद रखना है। और हम सबसे ज़्यादा जो ऑयल हम प्रोडक्शन करते हैं ना, वो करते हैं ग्राउंड नट का, मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट ऑयल, ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है केरल एम्पावर्स लोकल बॉडीज टू कल वाइल्ड बोर्स। वाइल्ड बोर होता है जंगली सुअर। केरल गवर्नमेंट ने अभी लोकल बॉडीज जो होती हैं, म्यूनसिपालिटीज़ अर्बन एरियाज में या म्यूनसिपल गवर्नमेंट, और रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उनको लोकल बॉडीज़ को कहा है कि वो वाइल्ड बोर को, जंगली सुअर को मार सकते हैं। कल का मतलब मारना, किसी की हत्या करना, ये गवर्नमेंट ने पावर दे दी है उन्हें। और जो सेक्रेटरीज हैं लोकल बॉडीज़ के, वो डेलीगेटेड ऑफिसर होंगे, एक्ट करेंगे इनकी तरह, और वो उनको परमिशन देंगे कि इनको वाइल्ड बोर को मारने की। क्यों मार रहे हैं इनको? देखो ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को, क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको मारने की परमिशन दी है। ये वाइल्ड बोर क्या है, ये इमेज में देख सकते हो आप। वाइल्ड बोर को वाइल्ड स्वान भी बोलते हैं, जंगली सुअर। ये देखो वाइल्डेस्ट रेंज है इनकी, वन ऑफ द वाइल्डेस्ट रेंज के मेमल हैं पूरे वर्ल्ड में। वाइल्डेस्ट मतलब वाइडेस्ट रेंज का मतलब क्या है? देखो ये है जैसे अर्थ, मान लो अर्थ है, ये अर्थ का ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा बीच वाली 0 डिग्री इक्वेटर, और ऊपर जाओगे इधर नॉर्थ साउथ। अगर मान लो यहाँ 0 डिग्री से कोई ट्रॉपिकल एरिया आ जाए, या ट्रॉपिकल से एरिया आ जाए, टेम्परेट में भी कोई मिलता हो, ट्रॉपिकल में मिलता हो, यानी कि उसकी वाइड रेंज हो गई, वाइड रेंज हो गई। जो ये जंगली सुअर है, ये देखो इंडिया की बात करें, इंडिया की, ये साउथ इंडिया में मिलता है, केरल वगैरह में भी, यहाँ से लेके ये यहाँ भी मिलता है, ठंडे इलाकों में भी, उत्तराखंड वगैरह में भी मिलता है। तो इसकी वाइड रेंज है, इतने सारे एरिया में मिलता है ये, इसलिए बोलते हैं इसको वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज मैमल्स इन द वर्ल्ड। और मैमल तो आप जानते हो स्तनधारी या स्तनपाई जीव बोलते हैं हिंदी में। अगर आयुसीएन की रेड लिस्ट में देखें तो ये लीस्ट कंसर्न है। आयुसीएन आप जानते हो, अलग से एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में टॉपिक पड़ा हुआ है इसका लेक्चर, वहाँ पे देख सकते हो आयुसीएन के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसकी 9 कैटेगरी की लिस्ट है ऐसी, उनमें लीस्ट कंसर्न है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन अभी अच्छी खासी है वाइल्ड बोर की। और ये देखो इन्वेसिव स्पीसीज भी बन जाते हैं कहीं पे, क्योंकि इनकी जो रेंज है बहुत वाइड है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब जैसे इस एरिया से ये दूसरे एरिया में गए तो उस एरिया की जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो इंडियन बोर है, जो इंडिया में है सुअर, ये जंगली सुअर, उनको अंडमानीज पिग भी बोलते हैं या मोपिन पिग के नाम से भी जानते हैं। ये वाइल्ड बोर की सब स्पीसीज है, जो जंगली सुअर है उसकी सब स्पीसीज है मोपिन पिग और अंडमानीज पिग। इंडिया में देखो ये नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनमें पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में, यहाँ मिलते हैं।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी मिलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, यहाँ भी पाए जाते हैं। रांथमबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, यहाँ भी पाए जाते हैं। यही लेक्चर थे आज के, मतलब यही टॉपिक थे आज के इस लेक्चर में।